हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे जो आप लैंगिक मानव के अंदर लैंगिक जनन के अगले टॉपिक के बारे में। और अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि किस तरह से जब हमारा युग्मनज तैयार हो गया तो उस युग्मनज से किस रूप कैसे आपका भ्रूण तैयार होगा। अब हम लोग आज जानेंगे कि भ्रूण के बारे में, कि भ्रूण तैयार कैसे होता है, भ्रूण तैयार होने के कंडीशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कंफर्म है कि अभी तक हम लोगों ने युग्मनज तक चर्चा कर लिया था। अब हमें क्या करना है कि युग्मनज से कंडीशन को आगे बढ़ा, कि युग्मनज के बाद क्या, युग्मनज से कैसे एक व्यक्ति का शरीर इतना बड़ा कैसे हो जाता है, और 9 मंथ के अंदर एक बच्चे के अंदर शरीर का सभी हिस्सा सिर्फ एक कोशिका की वजह से, उतनी बड़ी कोशिका, उतना बड़ा जीव शरीर कैसे तैयार हो जाता है, इन कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो कंफर्म है कि आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आशा है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे। चलिए चर्चा कर लेते हैं युग्मनज के बारे में। और युग्मनज की बात करें तो युग्मनज क्या होता है कि वास्तव में एक निषेचित अंडाणु, जो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से एक बड़ी कोशिका बनी है। अर्थात क्या कि एक कोशिका के अंदर एक आपका अंडाणु और एक शुक्राणु, ये दोनों आपके मिले हुए हैं, एग, और दूसरा क्या, स्पर्म, ये दोनों मिले हुए हैं। और दोनों के मिलने की वजह से यह युग्मनज अर्थात की जाइगोट बना है। ठीक है, ये जाइगोट आपका बन गया है। अब कंडीशन क्या होती है कि जाइगोट जब बन गया तो इनसे पूरा शरीर बनने के लिए अब जाइगोट बना। जाइगोट बना कहाँ पे, तो ये बना था हमारा अंडवाहिनी के एम्पुला में। कहाँ बना था, एम्पुला में बना था। अब एम्पुला में बनने के बाद यह कंडीशन कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा अब गर्भाशय में। कहाँ जाएगा, गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय के अंदर जाएगा तो यह जो युग्मनज होगा गर्भाशय के अंदर की क्रिया पड़ेगी। अभी तक हम लोग अंडवाहिनी के अंदर थे, अब अंडवाहिनी से यह क्रॉस करेगा और लेवल क्रॉस करके कहां पहुंच गया, गर्भाशय के थैली में। अब ये अंडवाहिनी से अंदर प्रवेश किया है और अंदर से कहां पे आ गया, गर्भाशय वाले हिस्से में आ चुका है। क्लियर है यहां तक। गर्भाशय के अंदर जब आ गया है तो युग्मनज क्या करेगा कि युग्मनज आने के बाद अपने अंदर विखंडन स्टार्ट करेगा। तो युग्मनज जब बन गया तो ये 2n कंडीशन में होगा। अब 2n कंडीशन में जब बन जाएगा उसके बाद इनके अंदर विभाजन जो होगी वह एक काइक हो गया। यह आपका 2n कंडीशन में आने के बाद यह एक तरह से काइक कोशिका बन गया। क्या बन गया, काइक कोशिका। अब काइक कोशिका बन गया तो काइक कोशिका के अंदर हमने बताया था आपको कि जब काइक कोशिका बनेगी तो उनके अंदर जो विभाजन होगा कोशिका का, वह विभाजन कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अर्थात कि काइक कोशिका बन गया और इनके अंदर जो विभाजन की क्रिया होगी वह समसूत्री विभाजन होगी। समसूत्री विभाजन का कंडीशन यही होता है कि एक टूटेगा तो दो बनेगा, लेकिन दोनों के अंदर गुण सूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। क्लियर है। तो इनके अंदर कौन सा विभाजन होने वाला है, समसूत्री विभाजन होने वाला है। तो कंफर्म है कि एक टूटेगा तो दो बनेगा और दो से चार बनेगा। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। या इसी कंडीशन को हम, जब यह कंडीशन आपका कोशिका बढ़ते जाता है तो उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं होलोब्लास्टिक। क्या कहते हैं इसे, होलोब्लास्टिक। यह कंडीशन होता है विखंडन करने के बाद क्या बनाता है, होलोब्लास्टिक कंडीशन। यानी कि समसूत्री विभाजन होगा और एक से दो, दो से चार ऐसे बढ़ेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक। क्लियर है। अब क्या होता है कि होलोब्लास्टिक का कंडीशन है तो इन कंडीशन में एक से दो, दो से चार होंगे। यह विभाजन कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है। और कंटिन्यू होते होते, यानी एक था, एक से बनेंगे दो, और दो से क्या बनेंगे, दो से बनेंगे चार, चार से बनेंगे आठ, और आठ से बनेंगे 16। जब एक कंडीशन कहां पहुंच जाएगा, 16 में, तो इस 16 वाले कंडीशन को हम कहते हैं मेरुला। क्या कहते हैं, मेरुला। ठीक है।
और यह मेरुला का कंडीशन जो होता है यही भ्रूण बनने की आपकी स्थिति होती है। अर्थात कि जब 16 के कंडीशन में पहुंचेगा तब यह आपका मेरुला कहलाता है और मेरुला से ही क्या तैयार होने वाला है, भ्रूण तैयार होने वाला है। अब क्या होता है कि मेरुला आगे अभी विभाजन करना तो जारी रखेगा, विभाजन तो बंद करेगा नहीं, मेरुला आगे और भी विभाजन करता है और मेरुला विभाजन करके 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाएगा मेरुला, 2 भागों में बढ़ जाएगा। इनमें से एक भाग जो होगा आपका परिधीय कोशिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिधीय कोशिका बनेगा। तो दूसरा भाग क्या बनेगा आपका, परिधीय कोशिका। तो वही तरफ दूसरा भाग जो है आपका क्या बन जाएगा, दूसरा भाग जो बनेगा यह बन जाएगा आपका क्या, आंतरिक कोशिका। आंतरिक कोशिका। यहां तक क्लियर आ रहा है। 16 का कंडीशन आपका मेरुला का कंडीशन, मेरुला से बनना है भ्रूण और मेरुला जब उसके बाद विभाजन किया, मेरुला में जब विभाजन की क्रिया हुई तो मेरुला के अंदर समसूत्री विभाजन की वजह से समसूत्री विभाजन इनके अंदर हुआ और समसूत्री विभाजन से कोशिकाएं 2 हिस्सों में बटी। एक हिस्सा हो गया हमारा कौन सा, परिधीय कोशिका वाला, और दूसरा आपका क्या हो गया, आपका आंतरिक कोशिका वाला। परिधीय कोशिकाएं जो होती है, परिधीय कोशिकाएं के अंदर आपका 4 लेयर के फॉर्म में आपका बन जाता है। कितने लेयर बन जाता है, 4 लेयर बन जाता है। ठीक है, जिनमें आपका प्रमुख है जरायु, ठीक है, उल्वा, ठीक है, उल्वा, जरायु, और कौन कौन से लेयर इनके अंदर पाए जाते हैं, 4। इनके अंदर 4 आपके 3 लेयर और होते हैं, अपड़ा, पोशिका और पीतक कोश। अपड़ा, कोशिका और पीतिका कोश। पीतिका कोश क्लियर है। ये 4 भाग बनाएंगे, उल्वा, जरायु, अपड़ा, आपका पोशिका और पीतिका कोश। ये परिधीय कोशिका है, ठीक है। और यह जो चारों मिलेंगे ना, यही चारों एक साथ जब मिलेंगे ना, तो चारों एक साथ मिलके एक साथ जब मिल जाएंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, दिख रहा है आप लोगों को नीचे ना, इसे हम लोग कहेंगे अपड़ा। क्या कहेंगे इसे, अपड़ा कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। क्या हो गया कि उल्वा, जरायु, अपड़ा, अपड़ा, पोशिका और पीतिका कोश मिलाकर क्या बना लिया, अपड़ा बना लिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। नाम सुना होगा आपने, प्लासेंटा। क्लियर है। वही आपका आंतरिक कोशिका जो होगी यह विकसित होगी, आंतरिक कोशिका विकसित होगी और विकसित होने के बाद ये जो होगा यह वास्तविक भ्रूण का निर्माण करेगा। क्या करेगा, वास्तविक भ्रूण का निर्माण करेगा। यहां तक क्लियर है आप लोग को। क्या हो गया कि आपका ये आपका युग्मनज था, ये पहला कंडीशन जो है आपका, ये कैसा कौन सा कंडीशन है आपका, युग्मनज का कंडीशन। यह कंडीशन है युग्मनज का, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 का कंडीशन मेरुला का, मेरुला से बनना है भ्रूण। मेरुला के बाद फिर समसूत्री विभाजन हुआ और मेरुला जो आपका 2 भागों में बटा, एक परिधीय और दूसरा आंतरिक। परिधीय के अंदर आपका 4 लेयर बना, उल्वा, जरायु, अपड़ा, कोशिका और क्या, पीतिका कोश। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। अब क्या होता है कि ये जब 4 भागों में बटेगा तो इसी में से क्या होगा, जब आपका ये निषेचन करते करते समय आपका लगभग 1 हफ्ता का समय बीत जाता है। कितना दिन का समय बीत जाता है, लगभग 1 वीक का समय आपका बीत जाता है। ठीक है, 1 वीक का समय बीतने के बाद विभाजन का जब वो कंडीशन हो जाता है तो उनका जो ये जरायु वाला भाग होता है, जो सबसे बाहरी कवड़ है, जरायु क्या होता है, सबसे बाहरी कवड़ है। और जरायु यह जो कवड़ है, यह जरायु कवड़ क्या होता है, बॉडी के अंदर, गर्भ के अंदर क्या होता है, गर्भ के आंतरिक दीवारों में, गर्भाशय के आंतरिक दीवार में यह चिपकने की कोशिश करता है। ये क्या करता है, यह कंडीशन गर्भाशय के आंतरिक दीवार में चिपकने की कोशिश करता है। तो यह कहलाता है जब आपका जरायु क्या होगा, गर्भ के आंतरिक दीवार में चिपकेगा, आंतरिक दीवार में चिपकेगा, आंतरिक दीवार में लगेगा। तो गर्भ के आंतरिक दीवार में जब लगेगा
तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं गर्भधारण। क्या कहते हैं, गर्भधारण। क्लियर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। मतलब कि माँ के गर्भ में बच्चा आपका हो गया, नॉर्मल कंडीशन में आ गया, यानी कि 1 वीक से पहले अगर आपका निषेचन की क्रिया हो भी जाए तो मतलब कि आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि गर्भधारण हुआ है या निषेचन हुआ है या नहीं है। ये गर्भधारण की क्रिया तो 1 वीक में तो स्टार्ट ही होगी, और 1 वीक बाद तो पहले ये गर्भधारण के कंडीशन होगा जब जरायु जो था आपका परिधीय कोशिका का जरायु जो होगा अंदर चिपकना शुरू होगा। इन सब का अपना अपना काम है। अपना कोशिका का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को कि प्लासेंटा को ये क्या करेगा, पोषण देने का काम करेगा। पीतिका कोश क्या करेगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन में मदद करेगा। हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, जिनके वजह से हमें यह मालूम चल जाएगा कि अब गर्भधारण की क्रिया हो गई है, या बाकी क्रियाओं को कैसे रोकने का काम करेगा, तो ये हार्मोन का काम करेगा, उनका इनका सहयोगी होता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब क्या होता है कि आपका कंडीशन हो गया, गर्भधारण का कंडीशन हो गया, क्या कि धीरे धीरे आपका गर्भधारण होना शुरू हो गया। अब गर्भधारण शुरू हो गया तो इनके अंदर क्या होते हैं कि अब हार्मोन्स का स्राव होता है। अब हार्मोन्स का स्राव होगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि पीतिका कोश है, तो पीतिका कोश क्या करेगा, ये हार्मोन का स्राव करेगा, और इनसे हार्मोन निकलेंगे, और हार्मोन जो निकलेगा वो हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये जरायु तो चिपक गया है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे ले लेते हैं आपके लिए, ये जरायु चिपक गया, और ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से से क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। कौन हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इतना ये मदद करता है कि गर्भाशय के जो आंतरिक दीवार है इसको टूटने से बचाता है, यानी कि गर्भाशय के आंतरिक दीवार को तोड़ने से बचाता है। आंतरिक दीवार नहीं टूटे, ये जिम्मेवारी किसकी होती है, इसकी जिम्मेवारी होती है प्रोजेस्टेरोन की। दूसरा केस ये भी ये करता है मदद कि नए एग्स को अर्थात कि युग्मक जनन को इनमें होने से यह रोकता है। कंफर्म है कि जब एग को रोकेगा, अगर गर्भाशय की आंतरिक दीवार जब नहीं टूटेगा तो कंफर्म है कि बॉडी के अंदर जो एमसी का कंडीशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंडीशन है, वह रुक जाएगा, अर्थात कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। और जब एमसी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा तो जनरली ये फर्स्ट केस माना जाता है कि आपके बॉडी के अंदर गर्भधारण हो गया। ठीक है, तो यह किनके वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कंट्रोल की वजह से होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जब आगे चल के यह जब पूरी तरह से गर्भ के अंदर यह आपका लग जाएगा, ठीक है, तो यह कहलाता है आपका क्या, यह कंडीशन आपका कहलाता है गर्भधारण का कंडीशन, या फिर इस कंडीशन को हम कहेंगे, यह जो गर्भ है इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कोड़क पुटी। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कोड़क पुटी क्या है, तो कोड़क पुटी वह कंडीशन है जब गर्भ आपका क्या होगा, धारण हो जाएगा, मतलब गर्भ आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो वह कंडीशन आपका कौन सा होगा, कोड़क पुटी का कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक। अब यह गर्भ यहाँ पे धारण हो गया, अब क्या होता है कि इनके अंदर जरायु के अंदर क्या होता है कि जरायु के अंदर यहाँ पे आपको देखिए ध्यान से, तो इनमें छोटे छोटे उभाड़ की तरह नलिका होती है, कोशिकाएं निकली रहती है, उभाड़ की तरह रहती है। अब उभाड़ वाली कोशिका वाला हिस्सा क्या होता है कि गर्भाशय के आंतरिक दीवार में घुसेगा, ये चिपक जाए, एक गर्भाशय के क्या हो रहा है, आंतरिक दीवार में धंसता जा रहा है, ताकि इसका प्लांटेशन आपका क्या हो जाए और मजबूत हो जाए, ये अंदर धंस रहा है। अब जब अंदर ये धंसेगा तो कंफर्म है कि यहाँ पे माँ के गर्भाशय में बहुत सारी रक्त केशिकाएं होती है। क्या होती है, रक्त केशिकाएं। अब रक्त केशिकाएं के संपर्क में आने की वजह से रक्त से सीधा आपका संपर्क जरायु को हो जाता है, जरायु को हो जाता है, और जरायु के कंडीशन होने के बाद क्या होता है कि यह आपका रक्त कोशिका, रक्त केशिका से रक्त का आदान प्रदान
यानी कहने का मतलब है कि शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों का आदान प्रदान, श्वसन का आदान प्रदान, इन सभी के संपर्क के लिए संपर्क में साधा जाता है। उनके बाद क्या, इसी भाग से आपका कंडीशन कनेक्टेड इनका नाभि का हिस्सा होता है, जिन नाभि के हिस्से से बॉडी के अंदर पोषक तत्व या अन्य आवश्यक पदार्थ माँ के शरीर से उनके बॉडी के अंदर जाता है। अर्थात कि श्वसन क्रिया के लिए सांस लेना भी इसी हिस्से से, आपका पोषक तत्व भी जाना इसी हिस्से से। इनके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जन की क्रिया होगी वो भी माँ के ब्लड में ही आके पहुंचता है। क्लियर है? तो ये सभी कंडीशन किनके अंदर होगा, ये सभी के सभी कंडीशन जरायु के कारण ही होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो जरायु ये कंडीशन कर देता है। इनके बाद क्या होता है कि इनके बाद एक और कंडीशन होता है कि जरायु इनके दीवार में चिपक गया। अब क्या होता है कि ये आपका संपूर्ण क्रिया बॉडी के अंदर आपका यह इनके कंडीशन से अर्थात कि माँ के गर्भ से कंप्लीटली क्या हो गया, अटैच हो जाता है। इन कंडीशन में आपको इनके अंदर भी 3 प्रकार के आपका प्लासेंटा वाला हिस्से में, अपरा हिस्से में 3 प्रकार के हार्मोन्स वहां भी निकलते हैं। ठीक है? और कौन कौन हार्मोन निकलते हैं? एक जरायु की वजह से निकलता है। जरायु से जो हार्मोन निकलता है वो है आपका क्या, गोनेजोट्रोपिन। गोनेजोट्रोपिन एक हार्मोन ये निकलता है आपका, यानी कि जरायु गोनेजोट्रोपिन। एक निकलता है आपका अपरा से, अपरा लैक्टोजेन, या अपरा से निकलता है क्या, अपरा लैक्टोजेन। क्लियर है? और तीसरा एक और निकलता है, 2 और निकलता है जो आपका पहले बता चुके हैं, प्रोजेस्टेरोन, और इसके साथ एक और आपका जोड़ लीजिए, दिख रहा है आपको ना, एस्ट्रोजन। ठीक है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इस प्रकार से इनके गर्भ में आपका क्या निकलेगा, हार्मोन गोनेजोट्रोपिन, जरायु गोनेजोट्रोपिन, प्लासेंटा लैक्टोजेन, और आपका क्या, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। आपका एस्ट्रोजन, ये आपके टोटल ये 3-4 जो आपके हार्मोन्स हो गए, इनका सिक्रेशन होता है। इनके सिक्रेशन की वजह से क्या होता है कि वास्तविक जो भ्रूण है, अंदर वास्तविक जो भ्रूण है, ये तो बाहरी कवच इनकी परिधि आपकी कोशिकाएं थी, लेकिन आंतरिक जो भ्रूण होता है ना, यह आंतरिक भ्रूण के ऊपर भी आपका क्या हो जाता है, 3 लेयर आ जाते हैं। कितने लेयर आ जाते हैं? 3 लेयर आ जाते हैं। और यह जो 3 लेयर है कौन कौन होगा, आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और क्या, मेसोडर्म। यह 3 लेयर आपके भ्रूण के ऊपर भी, यानी कि वास्तविक भ्रूण के ऊपर भी आपके क्या हो जाते हैं, 3 लेयर आ जाते हैं। ठीक है? अर्थात क्या हो गया कि इनके ऊपर 3 लेयर बन जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का 3 लेयर कहां पे बन जाता है, आपका गर्भाशय के आंतरिक कोशिका के ऊपर जो वास्तविक भ्रूण है, उन भ्रूण के ऊपर यह 3 लेयर आपके बन जाते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर अगर हो गया होगा तो इसमें आगे की घटना हम लोग जानेंगे। जिन घटना में अभी हम आप लोग को बताएंगे क्या, कि इनके बाद ये जो 3 लेयर होता है किस किस रूप में काम करता है, यानी कि आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपका मेसोडर्म, तीनों किन किन रूप में आपका काम करेगा, इनके बारे में आपका हम बताएंगे। इनके बारे में इनमें क्या होगा कि अब कौन भाग किन किन कोशिका की वजह से कौन कौन से शरीर का हिस्सा बनेगा, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या हो गया आपका, पहले आप लोग को इधर चैट बनाते हैं, आपको किधर बना दे, ये समझ गए आप लोग? दिख रहा है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म का मतलब क्या, जो बाहरी हिस्सा हो, जो क्या हो, बाहरी हो। अब बाहरी लेयर है तो बाहरी लेयर से तो बाहरी सरफेस ही बनेगा, तो बच्चे के इनसे त्वचा बनेगी, बच्चे का मस्तिष्क किससे बनेगा, ठीक है, तंत्रिका वाला हिस्सा इनसे बनेगा। ठीक है? इन सभी स्ट्रक्चर जो होंगे वो किनसे बनेगा, एक्टोडर्म से बनेगा। ये सभी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये 3 हिस्से आपके त्वचा, मस्तिष्क, तंत्रिका, या फिर आपका मेरुरज्जु भी, मस्तिष्क या मेरुरज्जु भी कह सकते हैं आप, मेरुरज्जु भी इसी से बनता है। तो ये क्या हो गया,
सबसे बाहरी हिस्सा हो गया एक्टोडर्म, और बाहरी जितने भी लेयर बनेंगे वो किनके वजह से बनते हैं, एक्टोडर्म की वजह से। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि एंडोडर्म के रूप में। तो एंडोडर्म मुख्य रूप से क्या करेगा, एंडोडर्म तो सबसे आंतरिक है, एंडोडर्म, तो एंडोडर्म सबसे आंतरिक है, तो ये क्या करेगा कि आहार नाल बनाने का काम करेगा, आहार नाल बनाने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया आपका मेसोडर्म, क्या बच गया आपका मेसोडर्म यानी बीच वाला हिस्सा। तो ये आपकी स्टेम कोशिका बनाने में इसकी मदद करेगा, स्टेम कोशिका बनाने में मदद करेगा। क्लियर है आपको। तो ये 3 लेयर हो गए, और ये तीनों लेयर क्या होते हैं, अलग अलग रूप में काम करते हैं। कि आपका एक्टोडर्म जो होगा त्वचा, मस्तिष्क, तंत्रिका, मेरुरज्जु, और एंडो आपका काम करेगा। एंडोडर्म आपका मेनली आहार नालिया, इस प्रकार की जितनी आपका आंतरिक लेयर वाली होगी, जैसे आपका क्या कहते हैं बच्चे के आंतरिक भाग, जैसे आंत वगैरह हो गया, तो इन सभी लेयर को बनाने में एंडोडर्म मदद करेगा। उसके बाद आता है आपका मेसोडर्म, तो वो स्टेम कोशिका यानी बीच की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में या बड़े असर में निकालने में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है, तीनों क्लियर हो गया होगा। तो ये कंडीशन हमने क्या देखा, युग्मनज से देखा। युग्मनज आपका अंडवाहिनी एम्पुला से आपका गर्भाशय तक पहुंचता है, गर्भाशय पहुंचने के बाद आपका विखंडन होता है, यह काई कोशिका समसूत्री विभाजन करती है। यह कंडीशन आपका होलोब्लास्टिक कहलाता है। होलोब्लास्टिक में क्या होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कंडीशन आता है। 16वां कंडीशन आपका क्या कहलाता है, मेरुला। मेरुला से ही भ्रूण बनना है। इनका फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है कि समसूत्री विभाजन करके मेरुला 2 हिस्सों में बढ़ता है, और 2 हिस्सों में कौन कौन, एक हिस्सा हमारा हो जाता है आपका परिधीय हिस्सा, और दूसरा क्या हो जाता है हमारा आंतरिक कोशिका। परिधीय हिस्सा को हम क्या कहते हैं, उल्वा, जरायु, अप्राप्त कोशिका और पीतिका कोश। यह 4 लेयर में बटा जाता है, और चारों जब एक साथ मिल जाता है तो कंडीशन आपका क्या हो जाता है, प्लासेंटा हो जाता है। यह आंतरिक कोशिका से वास्तविक भ्रूण तैयार होता है। ठीक है, जब 1 हफ्ते का समय हो जाएगा, तो 1 हफ्ते के समय के बाद क्या हो जाएगा, इनके अंदर यह कंडीशन आपको जनरली देखने को मिलेगा। जरायु आपका क्या होगा, गर्भ की आंतरिक दीवार पे चिपकना शुरू होगा, तो गर्भ धारण यानी कि इम्प्लांटेशन महसूस होगा। उसके बाद क्या कि जब ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद हार्मोन का सिक्रेशन होगा। आपका क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, जिनके वजह से शरीर से अंडाणु निकलना बंद हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, गर्भाशय की आंतरिक दीवार नहीं टूटेगा। जब यह कंडीशन होगा तो क्या होगा कि एमसी आना रुक जाएगा, अर्थात कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इनके अंदर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो हम सीधे शब्दों में समझ जाएंगे क्या कि इनके अंदर गर्भधारण हो चुका है। ठीक है, उसके बाद का कंडीशन में क्या होता है कि हार्मोन 3 तरह का सेक्रेशन होता है। एक तो जरायु से आपका गोनेडोट्रोपिन निकलता है, उसके बाद क्या अपड़ा से आपका प्लासेंटा लैक्टोजेन, उसके बाद क्या आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। फिर क्या होता है कि इनके वजह से जो वास्तविक भ्रूण है उनके ऊपर 3 लेयर बनते हैं। 3 लेयर कौन कौन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और यह तीनों लेयर जो होते हैं अपने अपने स्तर पे काम करते हैं। एक्टोडर्म मेनली बाहरी हमारा आवरण बनाने में मदद करता है। बाहरी आवरण में क्या, त्वचा, मस्तिष्क, तंत्रिका, मेरुरज्जु, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। और एंडोडर्म क्या करता है, आहार नाल बनाने में मदद करता है। मेसोडर्म वास्तव में आपको स्टेम कोशिका बनाने के में हमारी क्या करता है, मदद करता है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम लोग जानेंगे कि कितने दिनों में शरीर का कौन हिस्सा बच्चे का विकसित होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि बच्चे के अंदर गर्भधारण हो गया। अब गर्भधारण के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों में उनके शरीर के कौन से हिस्से आपके जनरली आपको वृद्धि करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो जान लेते हैं कि कितने दिनों में कौन कौन सा शरीर का हिस्सा आपका वृद्धि करेगा। उसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा आपका क्या, प्लासेंटा सॉरी प्रसव, उसको भी आज क्लियर कर लेंगे हम लोग। आज चैप्टर का द एंड कर देते हैं हम लोग। मानव जनन का यह चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, इनमें आप मंथ वाइज समझिए और हफ्ते वाइज समझिए कि इनके अंदर विकास कैसे होगा। ठीक है, तो पहले 1 मंथ में
ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 1 मंथ में बच्चे का हार्ट बनेगा। बच्चे का क्या बनेगा? हार्ट, अर्थात कि हृदय बनता है। एक बच्चे का हृदय का विकास कितने दिनों में होगा? तो 1 महीने में बच्चे का हृदय बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? दूसरे मंथ में आपका बच्चे का क्या निकलेगा? सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में क्या होगा आपका कि उनका बच्चे का पैर, ठीक है, हाथ की उंगली जो है, यह उंगली वगैरह आपकी क्या होंगी? विकसित होंगी। तो पहले मंथ में हृदय, दूसरे मंथ में बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे मंथ के बाद तीसरे मंथ में, ठीक है, तीसरे मंथ में, थर्ड मंथ में जितने भी बॉडी के अंदर अंग तंत्र है, बॉडी के अंदर जितने भी अंग तंत्र है प्रमुख, इन प्रमुख अंग तंत्रों का विकास हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जनरली जब आपका किसी भी तरह से अगर इलीगली पैसे या बच्चे गर्भ धारण करने के बाद नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जनरली डॉक्टर सलाह देते हैं कि 3 मंथ के बाद आप कराएं। इनसे क्या होता है कि बच्चे की वास्तविक कंडीशन मालूम चलता है, क्योंकि अंग तंत्र का जो विकास होता है 3 मंथ के बाद ही होता है। ठीक है, उसके बाद का कंडीशन अर्थात कि लगभग 5 मंथ के कंडीशन के बाद 5 मंथ में क्या विकसित हो जाएंगे बच्चे का? उनके अंदर सिर निकल आएगा, सिर हिलना शुरू हो जाएगा। उनके अंदर धीरे धीरे हल्की फुल्की क्या हो जाएगी? गतिशीलता आ जाएगी, यानी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो ये कितने दिन बाद होगा? ये कंडीशन होगा 5 मंथ के बाद। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो 6 मंथ में, यानी जब छठा मंथ होगा तो 6 मंथ में इनके बॉडी के अंदर क्या डिफरेंस आएगा कि शरीर के ऊपर आपके हल्के हल्के रुए आने शुरू हो जाएंगे। रुए का मतलब क्या हो जाएगा कि इनके अंदर आपका छोटे छोटे कोमल कोमल बाल जो होंगे वह बच्चे के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके क्या कंडीशन 6 मंथ तक का। और उसके बाद का कंडीशन जो आपका 7-8 मंथ में है, ये बाकी इन सब का डेवलपमेंट होगा, थोड़ी सी विकसित होगी। ठीक है, 9वें मंथ में, जनरली 9 मंथ में, लेकिन कुछ आपका रेयर कंडीशन में 9.5 मंथ भी लग सकते हैं। ये आपका कंडीशन डिपेंड करता है बच्चे पे। जनरल कंडीशन कितना दिन का है? 9 मंथ का। तो 9 मंथ में क्या होगा? बच्चा पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा, बॉडी के अंदर पूरी तरह डेवलप हो जाएगी। जब बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? प्रसव लायक हो जाएगा, यानी कि बॉडी से आपका बच्चे को बाहर निकलने का समय हो जाएगा, क्योंकि उनका शरीर पूर्ण रूप से लगभग विकसित होगा। तो यह 9 मंथ के बाद बॉडी का आपका स्ट्रक्चर इस रूप में विकसित हो जाता है बच्चे का कि वह माँ के गर्भ से बाहर आने योग्य हो जाता है। और जिस कंडीशन में जब बच्चे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो वह कंडीशन हमारी कहलाती है प्रसव की, अर्थात कि बच्चे का शरीर से बाहर निकलना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले मंथ में हृदय से लेकर दूसरे मंथ में पैर, हाथ की उंगली, ठीक है, पैर की उंगली, हाथ की उंगली, हाथ की नॉर्मल कंडीशन, ये सभी आपके विकास करते हैं। तीसरे मंथ में अंगतंत्र विकास करेगा, बॉडी का जितना भी आपका जनरली ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर सभी काम करेंगे। 5 मंथ में क्या हो जाएगी? सिर बच्चे का हल्का फुल्का हिलना शुरू हो जाएगी, गतिशीलता शुरू हो जाएगी। 5 मंथ के बाद जो गतिशीलता शुरू होती है, अगर किसी कारणवश अगर बच्चे अपना गति करना बंद कर दे तो माँ के शरीर में इतना ज्यादा दर्द होता है कि अपने आप को टोलरेट नहीं कर पाती है, और उस कंडीशन में ऑपरेशनल केस भी हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि आपको पेन ज्यादा होने की वजह क्या होती है कि बच्चे की गतिशीलता किसी कारणवश रुक जाती है, किसी कारणवश बच्चे पे दबाव ज्यादा पड़ जाए, गर्भाशय पे दबाव ज्यादा पड़ जाए, चोट लग जाए, भारी वजन उठा ले। इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे की गति बाधित होती है, या फिर इधर उधर होने की वजह से बच्चा अपने जगह से इधर उधर हो जाता है। तो ये सभी कंडीशन है जिन कंडीशन में क्या होता है कि इनकी मूवमेंट रुक जाती है और दर्द ज्यादा होता है। उस कंडीशन में बच्चा की भी जान जा सकती है। और सही समय पर अगर माँ को अगर हॉस्पिटल, और बीच में अगर माँ को अगर हॉस्पिटल ना ले गया तो उस कंडीशन में माँ को लिए भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये थे आपके पॉइंट। अब जान लेते थोड़ा सा 2 भागों में, प्रसव और आपका दूध स्राव के बारे में। हालांकि दूध स्राव के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में आपको चर्चा किया था कि दूध स्राव वास्तव में क्या होती है कि छोटे छोटे आपके नलियों की पालियां होती हैं, जिनसे आपका क्या होता है, यानी 9 मंथ के बच्चे के जन्म के साथ ही उनमें से दूध स्राव शुरू होता है, जो बच्चे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शुरू के 3-4 मंथ क्या होता है
कि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से माँ का जो दूध होता है वह हल्का सा गाढ़े और पीले रंग का होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो कि बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। उसके अंदर इतना गर्मी होती है प्रॉपर कि बॉडी के अंदर किसी भी रूप से बाहरी टेम्परेचर से किसी भी रूप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आपका दुग्ध स्राव बच्चे का आपका समय के साथ जरूरी होता है। और प्रसव का कंडीशन यही है कि 9 मंथ बाद जब बॉडी के अंदर से बच्चे शरीर से बाहर निकले तो यह समय क्या कहलाता है, आपका प्रसव कहलाता है। ठीक है। और आपका और प्रसव के बाद का जो समय जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वह आपका कंडीशन क्या कहलाएगा, दुग्ध स्राव। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस चैप्टर के लगभग सारे पॉइंट को हमने कवर अप कर लिया और यह चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उन क्वेश्चंस का नोट्स प्रॉपर आपने बनाया है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन की अर्थात कि जो मेल है उनके हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ऑप्शन है अंडाशय, वृषण या फिर आपका लीवर या अमाशय। हमने बताया था आपको वृषण से होती है। हार्मोन्स या जितना भी शुक्राणु का काम होता है वो कहाँ से होता है, वृषण से होता है। अब वहीं पे अंडाणु की बात की जाए कहाँ से कंट्रोल होती है तो अंडाशय से कंट्रोल होगी। इजिली कर सकते हैं आप। कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो हमने बताया था कि आपका एक्स और स्पर्म एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, युग्मनज कहलाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे भी आएंगे तो आपको कोई भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिका या सहायक कोशिका कहाँ पाया जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि सहायक कोशिका कहाँ होती है, शुक्राणुजन कोशिका के पास में, जो शुक्राणुओं को मदद करने का काम करती है। तो ये जितने भी पॉइंट अगर आपने पढ़े हैं, अगर इन चीजों पे अगर प्रॉपर आपने नोट्स बनाए होंगे या ध्यान से पूरी क्लास लिए होंगे तो कंफर्म है कि सारे क्वेश्चंस आप कवर अप कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।